Let's start playing the music, Kenny ji. कंचाले कंची लैला क्यों मन की बटी ललटीनी वाले रो कंचाले कंची लैला क्यों मन की बटी ललटीनी वाले रो नए नए राजा की नई टकसाल हो, नई टकसाल, नए पैसे वो नए पैसे को लेकर लाया है नया साल। नए पैसे वो नए पैसे को लेकर आया है नया साल। नए पैसे वो नए पैसे को लेकर आया है नया साल। कंचाले कंची लैला क्यों मन की बटी ललटीनी वाले रो कंचाले कंची लैला क्यों मन की बटी ललटीनी वाले रो मोरी माली घर आजा ओ मोरी माली घर आजा कल परसों गिन गिन के बलमा बीते बरसों कल परसों गिन गिन के बलमा बीते बरसों कोई पापी न समझे पीली पड़ गई सरसों पीली पड़ गई सरसों कल परसों गिन गिन के बलमा बीते बरसों कंचाले कंची लैला क्यों मन की बटी ललटीनी अंजलि मंजलता रही, खून पसीना ढलता रही, जीवन का आरा चलता रही। अंजलि मंजलता रही, खून पसीना ढलता रही, जीवन का आरा चलता रही। ये है जिंदगी प्यारे, रातों में दिन गुजारे, फिर भी नहारे। कंजले मंजलता रहे, खून पसीना ढलता रहे, जीवन का आरा चलता रहे। सुनो सैया कहानी कटी बन में जवानी लट फल बिफल गई रे उमरिया सारी यूं ही गुजर गई रे उमरिया सारी यूं ही गुजर गई रे सुनो सैया कहानी कटी बन में जवानी लट फल बिफल गई रे उमरिया सारी यूं ही गुजर गई रे उमरिया सारी यूं ही गुजर गई रे गोरे तुझको संभलना होगा, हाय हाय रे मेरे संग संग चलना होगा। हाय हाय सबको नमस्ते एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय प्रोग्राम टुडे। आज हम मधुमती पे बात करेंगे। मेरा ये 47th एपिसोड है दिल की आवाज़ का, जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। और बहुत बहुत थैंक्स कि आपने ज्वाइन किया। और बिल्कुल शुरू शुरू में ही राजू जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात शेयर कर ली हमारे साथ। और वो यही बता रहे हैं कि शैलेंद्र बहुत ही ज़्यादा सीधे शरीफ इंसान थे। नज़र उठा के औरतों से बात भी नहीं करते थे, नज़र झुका के रखते थे हमेशा। बिल्कुल सच है। ऐसे बहुत सारे लोग थे और हम ऐसे लोगों को जानते भी थे, आज भी जानते हैं, जो इस तरह के शरीफ लोग हुआ करते थे। और शैलेंद्र की शराफत तो उनकी कविता और उनकी पोइट्री में झलकती ही है। बहुत ज्यादा झलकती है उनकी शराफत उनकी पोइट्री में। थैंक यू राजू जी, थैंक यू वेरी मच। और अभी अम, मधुमती पे आज हम बात करेंगे। हम लोग ये समझते हैं कि हिंदुस्तानी इंडियन फिल्म्स की जो बेसिक, क्या कहा, जो पिलर्स कहा जाए ना, अगर इम्पोर्टेंट पिलर्स,
तो हम समझते हैं कि दो चार पांच नाम हैं जो लोग की जिनकी फिल्मों को आप इंडियन सिनेमा की पिलर्स कह सकते हैं। बहुत ऑब्वियस है कि उनमें से एक नाम बिमल रॉय का है। जैसे हम महबूब खान की फिल्म्स को कह सकते हैं, या हम गुरुदत्त की फिल्म्स को कह सकते हैं, या हम राज कपूर की फिल्म्स को कहते हैं कि ये पिलर हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, उसी तरह से हम बिमल रॉय की फिल्म्स को कहते हैं कि दिट्स इट्स पिलर ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ द बॉम्बे फिल्म्स, इंडियन फिल्म्स। तो इनमें से भी अगर आप स्टडी करेंगे कभी ध्यान से फिल्मों को देखिए, तो वाइल राज कपूर की फिल्मों में कमर्शियलिज्म थोड़ा ज्यादा था, एंड ही वाज वेरी मच इन फॉर कॉमर्स, इवन दो नॉट सो apparent इन his early films, एंड लेटर फिल्म में ज्यादा हो गया था। सोशलिज्म बहुत ज्यादा था उनकी फिल्म में, ही वाज प्रमोटिंग सोशलिज्म। महबूब खान की फिल्म में ऑन द अदर हैंड ही वाज मेकिंग ऑल टाइप्स ऑफ सोशली रेलेवेंट फिल्म्स। वो भी सोशली रेलेवेंट ही बनाते थे, उन दिनों सब सोशल रेलेवेंट फिल्म्स बनाया करते थे, अवेयरनेस बहुत ज्यादा हुआ करती थी। मगर अगर हम बिमल रॉय की फिल्म्स की बात, गुरुदत्त की फिल्म्स की बात और है, गुरुदत्त की फिल्म्स में क्या था कि ही वाज आइदर ऑन एंटरटेनमेंट साइड और ऑन strict on the art side, poets, arts. So this was in his typical that he could make films of all types, and he was a very good director. Bimal Roy, on the other hand, had a very, very soft, subtle approach towards the social issues. जो भी उनकी फिल्में थी अगर आप उनको देखते हैं तो बहुत ही सटल और सॉफ्ट तरीके से वो अपनी बात कहते हैं, और थ्रू साइलेंस वो बहुत सारी बातें आपको बता जाते हैं। आप फिल्म देखेंगे तो फिल्म में भी आपको साइलेंस दिखाई देगी साइलेंस। तो ये बिमल रॉय की खूबी थी। बिमल रॉय वॉज फैंटास्टिक डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर ही वॉज पार एक्सीलेंट। और उनका जो टच हुआ करता था, सटल टच, अगर आपको आर्टिस्टिक सेंस थोड़ी भी है और समझ है तो आपको बहुत अच्छी लगेंगी उनकी फिल्में। बिमल रॉय की मधुमती शायद कमर्शियली सबसे सक्सेसफुल फिल्म थी उनकी लाइफ की। वो सोच नहीं पा रहे थे कि इतनी सक्सेसफुल मेरी ये फिल्म होगी, मगर इट वाज हिज मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म मधुमती। मधुमती की मैं बहुत सारी आपको आज बातें बताऊंगा, बिमल रॉय की कुछ बातें बताऊंगा, सलिला की बातें बताऊंगा, गानों की बताऊंगा, दिलीप की, वैजंतीमाला की बातें बताऊंगा। ये जो मधुमती है ना, मधुमती 1958 की फिल्म है, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय बिमल रॉय। दिलीप गुप्ता इसके कैमरामैन हैं। बहुत अच्छी फोटोग्राफी है फिल्म की, बहुत अच्छी सिनेमाटोग्राफी है। बिमल रॉय ने न्यू थिएटर्स को ज्वाइन किया था एज अ फोटोग्राफर। पहले वो स्टिल फोटोग्राफर थे और फिर उनको सिनेमाटोग्राफर बना दिया गया था। फिर वो नितिन बोस के अंडर काम करते थे। नितिन बोस भी सिनेमाटोग्राफर भी थे, डायरेक्टर भी थे। वहीं पर उन्होंने डायरेक्शन का भी ट्रेनिंग ली थी, और फिर उन्होंने न्यू थिएटर्स के लिए ही फिल्म बनाई थी, हमराही नाम की, या जिसको हम कहते हैं उदयर पथे। उदयर पथे उनकी पहली फिल्म थी जिसमें की बहुत सुपर हिट हो गई थी, 42 की बहुत बड़ी हिट हो गई थी। उन दिनों न्यू थिएटर के सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, दे वर गोइंग थ्रू लॉस, एंड ही मेड अ वेरी बिग हिट इन उदयर पथे। आप लोगों ने देखी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। मैंने उदयर पथे देखी है, बंगला की भी, और उसकी हिंदी हमराही भी देखी है, एंड द सेम ट्रांसलेशन है उसकी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। अगर आपने नया जमाना देखी है धर्मेंद्र वाली, तो इट इज द सेम स्टोरी दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम उदयर पथे। तो नया जमाना की कहानी वही कहानी है जो हमराही की कहानी है। एनीवे बातें करते रहेंगे, और किसी ने कोई बोलना हो तो अपना हाथ उठा लीजिएगा। पहले एक अगला गाना सुन लेते हैं, फिर और बातें करेंगे। आइए। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम
शैलेंद्र की जो वोकैबुलरी थी ना, बड़ी अमेजिंग थी। ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते थे, कहाँ कहाँ से निकाल के लाते थे। बड़ा अच्छा लगता था सुनने में, और बड़ा रिफ्रेशिंग लगता था, बिकॉज ही नेवर ट्राइड टू कॉपी वर्ड्स फ्रॉम अदर पीपल। अब इसमें है ना, अल्हड़ चले पी से मिलकर, कि जैसे अल्हड़ चले, अल्हड़ क्या होता है पता है? अल्हड़ होती है गांव की वो जवानी जो कि एकदम नई नई जवान हुई है, और गांव की है, और जिसको अभी तक बचपना जिसमें गया नहीं है। और वो कैसे, जैसे अ, गोरी नदियों का चलना उछल कर, वो जैसे उछल कर चलती है ना गोरी नदी, उसी तरह से ये अल्लड़ जो है वो उछल के चलती है, उछल उछल के चलती है। कहीं कहीं पर जैसे हिरनी की चाल होती है ना, उस तरह कही गई है। तो ये जो अल्लड़ वर्ड है ना, ये बड़ा प्यारा वर्ड इन्होंने यूज किया है यहाँ पर। यस, थैंक यू, आपकी फेवरेट लाइन है ना। तो अल्हड़ चले पी से मिलकर, और वो चलती कैसे है? क्योंकि वो पी से, अपने पिया से मिलकर आई है, तो बड़ी एक्साइटेड है। तो जैसे वो एक जवान लड़की, नई नई जवान हुई है, जो अपने पिया से मिलके एक्साइटेड होकर चल रही है, इस तरह से ये नदी उछल रही है। आप देखिए क्या सिमिली ड्रॉ की है शैलेंद्र ने यहाँ पर। फैंटास्टिक। बड़े प्यारे वर्ड्स लिखा करते थे शैलेंद्र। ही वॉज रियली अ किंग ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। कितने प्यारे एक्सप्रेशंस होते थे। पहला गाना है ये सुहाना सफर फिल्म के अंदर, और ये गाना हमारे को मूड सेट कर देता है फिल्म का। इतनी अच्छी सिनेमेटोग्राफी है इस गाने की, इतनी अच्छी। क्या ब्यूटीफुल नज़ारे लगते हैं हर तरफ। और दिलीप कुमार की इतनी प्यारी एक्टिंग है इस फिल्म के अंदर और इस गाने के अंदर। वो जब आपको वो गाना बजा रहे हैं, बजाते बजाते वो बीच बीच में, एज इफ ही हैज दी, जो आसपास का पूरा नज़ारा, पूरा एनवायरनमेंट है ना, वो उनके लिए म्यूजिक बजा रहा है। वो ऐसा फील करते हैं, और हमको उसका फील होता है कि जैसे वो हर चीज, चाहे वो झरना है, चाहे हवा है, चाहे पत्ते हैं, वो एक म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं, और उस म्यूजिक को वो फील कर रहे हैं। और वो फील करते करते यूं करके टंग से ऐसे बंद करेंगे, दोनों हाथों से स्टॉप करेंगे, म्यूजिक पॉज करेगा, फिर वो यूं हाथ से फ्लो करेंगे। बहुत प्यारा एक्टिंग किया है इस दिलीप कुमार ने। बहुत ही सुंदर एक्टिंग है, और बहुत सुंदर गाना है ये। इतना अच्छा लगता है, एंड सलील चौधरी हैज डन सच अ लवली लवली जॉब हियर। ऑफ कोर्स मुकेश मुकेश एंड मुकेश ऑन दिलीप कुमार। सो द स्टोरी गोज कि सलील दा wanted only दिलीप कुमार for this song, for this Mukesh for this song. So he was insisting that I want Mukesh to sing this song. बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है ये मुकेश की आवाज में गाना। हम कोई गाना देख के सुन के लगता है कि गाने ऐसे ही होने चाहिए। हम जब इस फिल्म के गाने देखते हैं, और स्पेशली मुकेश का ये गाना देखते हैं, और भी हैं गाने आगे आएंगे, तो हमको लगता है कि दिस दिस इज हाउ द स्ट्रॉन्ग सॉन्ग्स शुड बी। ऐसे ही गाने होने चाहिए। रिया जी क्या कहेंगी, कहिए। रिया जी। नहीं, मैं वही आई वाज जस्ट अबाउट टू वही पूछना चाहती थी कि आई थिंक इट वाज सेड दैट दिलीप कुमार वांटेड तलत महमूद टू सिंग द सॉन्ग, and there was and Salilda was insisting that it should be Mukesh only. तो आपने वो जवाब दे दिया. So एक्चुअली ऑन द अदर हैंड, दिलीप कुमार हैड स्ट्रिक्टली सेड कि तलत शुड नॉट सिंग दिस सॉन्ग। oh, He I was very see. Okay. particular that Talat should not sing the song, and he was on the borderline that Rafi को देके गवा लीजिए। अच्छा. So instead of Rafi, Salil Chaudhary wanted Mukesh to sing the song. Dilip Kumar was not very happy with Mukesh singing the song. But I then, see. Yeah. I will tell you one thing. I believe this is one of the best films of Dilip Kumar. उनकी एक्टिंग Agreed. वाइज, दिलीप कुमार की Agreed. एक्टिंग वाइज, ये दिलीप कुमार की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म, इफ नॉट द बेस्ट फिल्म, इफ नॉट दी बेस्ट, इट इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स। लेकिन दिलीप कुमार जब किसी ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करते थे, जैसे बिमल रॉय थे, और उसके साथ उन्होंने देवदास भी की है, यहूदी भी की है, जब ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करते थे, तो दिलीप कुमार का जो से था ना, वो सॉफ्ट हो जाया करता था। वो डायरेक्टर की बात सुनते थे, वो डायरेक्टर को फॉलो करते थे, उनकी बात मानते थे। इसीलिए हमको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलती थी। वो अपना करने की कोशिश नहीं करते थे।
और इसीलिए हमको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलती थी। तो दिलीप कुमार साहब जब बिमल रॉय के साथ थे, तो इफ बिमल रॉय इंसिस्टेड ऑन समथिंग, ही वुड नेवर से नो, ही वुड नेवर से नो। तो इस फिल्म में आपको ये दिख जाता है, गाना चल रहा है, मैं इसके म्यूजिक के बारे में आपसे इन डिटेल बात करूंगा, एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन टू यू कि क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था। ये, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सलील चौधरी वांटेड मुकेश टू सिंग दिस सॉन्ग, एंड Did anyone want Talat? I don't know. I remember having read कि किसी ने Talat and Talat step back and let Mukesh sing the song. I don't know whether this is true or not. नहीं, दिलीप कुमार एंड तलत महमूद का स्प्लिट हो गया था समवेयर अराउंड 53-54, एंड देन दिलीप कुमार डिड नॉट वांट तलत टू सिंग फॉर हिम, especially when Talat had started acting as a hero in films. Dilip Kumar insisted that Talat should not sing for me. So he did not want Talat to sing this song at all, even though Salil wanted Talat to sing the song. But Dilip Kumar said, I don't want Talat to sing the song. So the obvious choice became Mukesh for Salil Chaudhary instead of asking Rafi to sing this song. But I'll tell you what happened with the music and the songs on this film. एंड वी विल डू इट। चलिए अगला गाना सुन लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद इस गाने पर भी और बाकी बातों पर भी आ जाता हूँ फिर से। कम, लेट्स लिसन टू द सॉन्ग। आपने ठीक कहा चारू मित्रा जी, आपने बिल्कुल ठीक एक्सप्रेशन यूज किया है, लगे साजन चंदा। तो वो वाला जो इनका कंपैरिजन है ना, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, वो बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जो जुल्मी संग आंख लगी है ना, इसमें मुझे नहीं पता ये कुमाऊं का है या नहीं है, कहाँ का फोक, बट फोक म्यूजिक है, ये फोक म्यूजिक की ट्यून यूज की है। जो शुरू के दो गाने मैंने बजाए थे आपके लिए, जो टाइटल मैंने अपना प्रिल्यूड में बजाए थे गाने, वो दोनों ही आपका ईस्टर्न फोक म्यूजिक है, आसाम का या और नॉर्थ ईस्ट का फोक म्यूजिक ही है वो दोनों। तो पूरा नॉर्थ ईस्ट का फोक म्यूजिक यूज किया है, और फिर यहाँ पर इन्होंने यूज किया है, ये भी फोक म्यूजिक है, जुल्मी संग आग लगी। ये ये मैं आपको नहीं कह सकता कि ये फिल्म जो है वो कौन से स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया को एम करके बनाई गई है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये अभी किसी ने मेरे को बताया था कि कौन सा फॉल है ये नैनीताल के पास। ठीक है, दैट्स पॉसिबल, बट ये जो अ, दादा बर्मन ने क्या यूज किया था ज्वेल थीफ में, चारू मित्रा जी बताइए जरा, क्या बोलना चाहती हैं आप? चारू मित्रा जी क्या बोलना चाहती हैं? नॉर्थ ईस्टर्न म्यूजिक, अच्छा ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न म्यूजिक तो सभी ने सब जगह किया हुआ है यूज, बहुत जगह यूज किया हुआ है। एनीवे, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। एक मिनट निरंजन जी, एक मिनट। ये जो पूरा म्यूजिक है ना इसका, फिल्म का, ये तो जस्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि फोक म्यूजिक इन्होंने बहुत यूज किया है, और ज्यादातर फोक म्यूजिक नॉर्थ ईस्टर्न का है। ये इसमें नैनीताल में शूटिंग कर रहे थे और शूटिंग करने गए थे, लेकिन शूटिंग करके जब रशेस लेके लौटे थे, तो देखा था कि पूरी की पूरी जो फिल्म है ना, उसमें फॉग नजर आ रही है। So they had to cancel the whole shoot and do the reshoot again in places like Maharashtra and
मध्य प्रदेश एंड ऑल दीज प्लेसेस में उन्होंने दोबारा इसको शूट किया, जंगल्स में भी और फॉरेस्ट में भी। तो ये मुझे नहीं पता कि ये नैनीताल वाला ही वाटरफॉल है या कोई और है, बट दे हैड दिस प्रॉब्लम एंड दे हैड टू कम एंड रीशूट द फिल्म अगेन। निरंजन जी क्या कहना चाहते हैं, बताइए। अ, जो गाना पहले फर्स्ट गाना आपने बजाया था ना, कांची। वो नेपाली लैंग्वेज में है। नेपाली लैंग्वेज हाँ, में वो है नेपाली वो। लैंग्वेज में है, बिल्कुल। दार्जिलिङ में है। कान्छाले कान्छीलाई लग्यो हाँ। बनकी बाटो लालटिनी बालेर, वो हम्म। दार्जिलिङ का है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, पहले शंकर जयकिशन को म्यूजिक को लिए रिक्वेस्ट करने के लिए बोला था, लेकिन पीछे जाके एस डी बर्मन से पूछा, एस डी बर्मन बिजी थे, इसीलिए एस डी बर्मन ने कहा इस टाइप के म्यूजिक के लिए सलील चौधरी ही बेस्ट होते हैं। तो सलील चौधरी जी को चुना गया। और दूसरा चीज मैं बताना चाहता हूँ, वो मुकेश जी का जो गाना था उसमें सम सॉर्ट ऑफ बिथोवन के म्यूजिक का टच है। उसमें ट्यून था। थैंक यू। थैंक यू निरंजन जी। मैं इसके म्यूजिक और म्यूजिक की स्टोरी पे थोड़ी देर में फिर बात करता हूँ। आपको बताऊंगा मैं डिटेल में। हाँ, सुनील जी क्या कहना चाहते हैं आप। ये जो पहला सॉन्ग है ना, सुहाना सफर, ये इसकी जो शूटिंग है ये भोपाली में, क्लोज टू माय प्लेस इन नैनीताल. The area around that, you see that all these like small foggy weather surrounding the entire, the forest area is there. So that is the general area Bhumali, which is almost 20-25 kilometers away from Nainital. Actually this was the place it was shot, that is for sure. तो ये Maybe वाला, later on ये पोर्शन Suhana रिटेन Safar. किया गया था। Yeah, दिस I think that retained, yeah. ठीक है, दिस ठीक है, Yeah. सॉल्व एक एक राइट। सॉन्ग और भी है, पापी बिछुआ ही होगा, पापी बिछुआ, अच्छा। हाँ वो चढ़ भी गई पापी correct. बिछुआ। Yeah, वो भी कुमाऊनी उस अब पे यहाँ पर जी। है. जब आप देखते हैं इन गानों को और आप उसके स्टेप्स देखिए, वैजंती माला के, शी परफॉर्म्स द डांस सो वेल। डांसर तो वो थी ही, और इतना अच्छा डांस परफॉर्म करती हैं। हाँ महेंद्र जी क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर, मैं जो शूटिंग की बात है मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि दरअसल इस फिल्म में दिलीप कुमार जंगलात के मैनेजर बने थे। तो जाहिर सी बात है कि शूटिंग में जंगल दिखाने थे। जी। तो जो शूटिंग हुई भवाली में, तो उस समय जो वहाँ के रेंजर साहब थे वो बाद में मेरे भाई साहब के ससुर बने। अच्छा। तो उस जमाने में सारी जो, चूंकि जंगलात में शूटिंग करनी होती थी तो बड़ी सारी लिखा पढ़ी होती थी। लिखा पढ़ी के बाद फिर उनके गेस्ट हाउस का भी यूज हुआ, और शूटिंग के दौरान बहुत सारे इंसिडेंट्स उन्होंने बताए कि कैसे कैसे हुआ था। दरअसल सारे लोग तो उसमें से नॉन वेजिटेरियन थे। अकेली वैजंती माला जो है, शी वॉज ए प्योर वेजिटेरियन। तो वो अपने साथ अपना वो लेके गई थी। तो वो उनका खाना जो है फॉरेस्ट के गेस्ट हाउस में बनता था, बाकी सब लोगों का अलग एक गांव में ठाकुर साहब के यहाँ बनता था। और बड़ा शोरगुल था उस समय। मेरी भाभी शी वॉज इन हर टॉडलर एज। तो उस जमाने के कुछ फोटोग्राफ भी जो है वो रेंजर साहब ने, जो हमारे भाई साहब ससुर थे, हम लोग बड़े प्यार से उनको बाबूजी कहते थे, वो दिखाई थी। और उनकी जो है दिलीप कुमार, जानी वाकर और प्राण से बड़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। तो कुछ चिट्ठियां भी उनके पास बाद में और फोटोग्राफ्स थे, वो उन्होंने बताए थे। और वो दिलीप कुमार की उस समय इम्पाला कार वहां पे आई थी, उसके बड़े चर्चे थे। मैंने उसकी फोटो देखी है, उसका नंबर था BMW 2424। और चूंकि बड़े लंबे वक्त तक जो है वो भवाली बहुत बड़ी रेंज थी उस जमाने में, और रेंजर के पास उस समय बड़ी जो है उस जमाने का रेंजर बड़ा पावरफुल भी हुआ करता था। तो एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि जो जागर उसमें यूज किया गया है, एक्चुअली जो जागर इज ए फोक आर्ट फॉर्म ऑफ कुमायूं, जिसमें वो बिछुआ वाला जो, सॉरी बिछुआ नहीं, जो जी। वाला गाना चढ़ गया बापी बिछुआ वाला, बिचुआ. तो वो गाना जो है वो कुमायूं का फोक आर्ट फॉर्म है। तो मेरी, जब मैं अल्मोड़ा में पोस्टेड था, मेरी मुलाकात शैलेश मटियानी जी से हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये जो खासकर दो गाने, एक तो जो है वो जिसमें कि वो झाड़ फूक वाला गाना है, और दूसरा जो है ये उसमें जो है जुल्मी संग आंख चढ़ी, ये दो गाने और टाइटल म्यूजिक, तीन गानों का जो सारा म्यूजिक है वो अल्मोड़ा का खासकर कुमायूनी फोक म्यूजिक है। और उस जमाने में एक ब्रजेन लाल शाह साहब हुआ करते थे, जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में बहुत सीनियर अफसर थे, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन के।
1952 में उन्होंने एक गाना लिखा था, बेड़ू पाको बारो मासा, जो कि कुमायूनी, जो कुमायूं रेजिमेंट है उसका आजकल वो मार्चिंग सॉन्ग है। उनके कुछ सलाह पर म्यूजिक भी दी गई थी, गानों के बोल भी लिखे गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनको कहा गया था कि आपका नाम इसमें सौजन्य से या कर्टसी में दिया जाएगा, बट दैट वाज नॉट गिवन बाय सलील चौधरी। एनीवे, बट ही वॉज ए वेरी लर्नेड पर्सन। उन्होंने ग्रेजुएशन में संस्कृत, फिलासफी और हिस्ट्री लेके जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया, फिर एमए किया, फिर आईएएस अफसर, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में अफसर थे। तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी कि म्यूजिक कैसे कैसे उसका हुआ, और उसमें खैर उनकी राय भी ली गई थी। और वहाँ के लोग मानते हैं कि जो दो गाने और टाइटल म्यूजिक पूरा का पूरा कुमायूनी है। ठीक दूसरा है। ये कि जब मैंने उस फिल्म देखी तो मैं आश्चर्यचकित था कि जॉनी वाकर का नाम नंबर 3 पे आता है। बिल्कुल दिलीप आता है। कुमार, वैजंती माला एंड जॉनी जॉनी वॉकर। वाकर। जॉनी आप वॉकर का सोचिए नाम कि नंबर 3 पे आता जी, आप देखिए कि जो आदमी 1951 में डेब्यू करता है, और देखा जाए तो 54 में बाजी से, बाजी नहीं सॉरी, आर पार से उनका थोड़ा जरा अच्छा नाम आया। एक चीज, शैलेंद्र जी के बारे में बात हो रही थी, उनके बारे में बताना चाहूंगा। मेरी पोस्टिंग अल्मोड़ा के बाद पहले मथुरा भी रही है। तो मथुरा में मुझे उनके एक बाल सखा से मुलाकात हुई थी, उस समय काफी बुजुर्ग थे। तो उन्होंने बताया कि पहली बात तो शैलेंद्र की जो ये अल्हड़ वाली बात बताई, तो ग्रामीण परिवेश से थे और इन शब्दों का बड़ा यूज करते थे। दूसरी बात है कि वो अंग्रेज पोएट शैली से बहुत जो है मुतासिर थे, तो इसीलिए अपने बेटे का नाम उन्होंने शैली रखा था। शैली का उन्होंने हिंदीकरण करके तो शैली शैलेंद्र कर दिया। तो ये दो चीजें थी जो बताने के लिए कि शैलेंद्र के मित्र ने मुझे बताया था कि वो शैली शैली रटा करते थे। वो बोले जब उनका बेटा हुआ तो उन्होंने जानबूझ के नाम अ, ठीक है। शैली रखा। ठीक है। थैंक यू, तो ये थैंक जो यू शूटिंग जी। वाले मसला था उसमें जो है खासकर जो दो गाने और टाइटल म्यूजिक जिसको आप ओपनिंग में कास्टिंग में आते हैं, वो पूरा का पूरा कुमायूनी है। और भवाली के दौरान बड़ी लंबे समय तक शूटिंग हुई थी। आप बोल तो चुके हैं इस शूटिंग के बात बहुत को। सारे किस्से जो है ठीक है। हैं। जी जी जी। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसके म्यूजिक के बारे में मैं आपको डिटेल में एक इंफॉर्मेशन बताऊंगा, जो मैं सलील चौधरी से इसके बारे में बात कर चुका हूँ, और आई विल टॉक टू यू अबाउट इट। लेकिन खैर, ये तो कोई डाउट नहीं है कि नंबर 3 पे नाम जॉनी वॉकर का आया था। एक बड़ी अजीब बात ये जॉनी वॉकर वाली ये है कि कभी भी बिमल रॉय की किसी और फिल्म में मुझे याद नहीं है कि जॉनी वॉकर का ऐसा कभी रोल हुआ हो। आई डोंट थिंक कि बिमल रॉय इस किस्म से अपने किसी भी कॉमिक कैरेक्टर पर इतना एम्फेसिस कभी दिया हो उन्होंने, ऐसा कभी नहीं है। पर इस फिल्म में ये दिखता है। फिल्म के बारे में और बातें करता हूँ आपसे, म्यूजिक के बारे में करता हूँ। एक गाना और सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, आइए। हाँ, पहले गाना सुन लेते हैं, फिर सुधाकर जी आपसे बात करेंगे। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, हाय धड़के, क्यों धड़के, आज मिलन की बेला में, सर से चुनरिया क्यों सरके। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, हाय धड़के, क्यों धड़के, आज मिलन की बेला में, सर से चुनरिया क्यों सरके। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के। थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। अच्छे कमेंट्स हैं आप लोगों के, बिल्कुल ठीक बात है ये। सलील चौधरी ने बड़ा प्यारा म्यूजिक दिया है इसमें। पहले आपको ये बताऊं कि ऋत्विक घटक, ऋत्विक घटक जो थे वो बहुत प्रोमिनेंट और बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर थे। बंगला ही फिल्में बनाई हैं उन्होंने, हिंदी फिल्म कोई बनाई नहीं है उन्होंने। कभी मौका मिलेगा आपको आपको तो ऋत्विक घटक की बनाई फिल्मों को जरा देखिएगा, और अच्छी लगेंगी फिल्म। थोड़ी डीप हैं, थोड़ी सीरियस हैं, मगर अच्छी हैं। आई थिंक मैंने उनकी सारी फिल्में देखी हुई हैं। ये ऋत्विक घटक ने स्टोरी लिखी थी मधुमती की। ये कहानी ऋत्विक घटक की लिखी हुई है। और ऋत्विक घटक ये स्टोरी लेके बिमलदा को मिलने आए थे कि मेरे पास एक कहानी है, अगर तुम फिल्म बनाना चाहो
तो बिमल दा को ये कहानी अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा ऋत्विक घटक की हम फिल्म बनाएंगे। इस पर वो उनके डेट्स वगैरह की बात चल रही थी कि तुम साथ रहोगे, तुम स्क्रीन प्ले वगैरह भी कर लेना, और वो बैठे रहे वहीं पर। लेकिन इसकी दिलीप कुमार और वैजंती माला की डेट्स कॉम एक साथ मिलनी थोड़ी मुश्किल चल रही थी, इसलिए दे वर नॉट एबल टू गेट द डेट्स प्रॉपरली। इसके बीच में हुआ ये कि बंगाल गवर्नमेंट ने, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ऋत्विक घटक के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने की ओके दे दी। तो ऋत्विक घटक को बंगाल जाना पड़ा कि मेरी फिल्म शुरू करूंगा, बिकॉज मेरे को मेरा फाइनेंस मिलने वाला है। और वो फाइनेंस क्योंकि उनको मिलने वाला था और वो अपनी फिल्म बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने फिर ये स्टोरी ही छोड़ दी बिमल दा के पास, और वो रश करके कलकत्ता चले गए। और बिमल दा ने कहा कि इसको मैं कंप्लीट करूं जल्दी, स्टार्ट तो कर दूं, लॉन्च तो कर दूं, ताकि ऋत्विक घटक देख सकें कि स्टार्ट हो गई है फिल्म, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए फिर चले जाइएगा कलकत्ता। सो ऋत्विक घटक की ये स्टोरी है, और बहुत ब्रिलियंट स्टोरी है, बहुत ही ब्रिलियंट स्टोरी है। डायलॉग राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखे हैं, लेकिन स्टोरी ऋत्विक घटक की अपनी स्टोरी है, और बहुत अच्छी स्टोरी है। अब इसमें देखिए, जैसे कि डेट्स की मैंने आपको बात बताई, इसी तरह से सबसे पहले इस फिल्म के लिए एस डी बर्मन को साइन किया गया था एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, क्योंकि बिमल रॉय चाहते थे कि देवदास के बाद आई वुड स्टिल आई वांट एस डी बर्मन टू डू द म्यूजिक। ही वॉज नॉट श्योर दैट एनीबडी एल्स कैन हैंडल दिस। फिर उन्होंने कहा कि इसका कैनवस बड़ा है फिल्म का, इट्स इट्स वन ऑफ माय वेरी बिग कैनवस फिल्म, इतना लार्ज मैंने कभी फिल्म नहीं बनाई है, तो आप इसमें एस डी बर्मन का ही म्यूजिक होना चाहिए। दादा वॉज बिजी एंड ही कुड नॉट गिव द डेट्स। उन्होंने कहा कि तुम एक साल वेट करो, अगले साल मैं करूंगा। बिमल रॉय कुड नॉट वेट बिकॉज ही हैड गॉट द डेट्स ऑफ दिलीप कुमार एंड विजंती माला, सो ही सेड कि नहीं, अब मैं वेट नहीं कर सकता। तो दादा ने ही सजेस्ट किया था कि तुम सलील चौधरी को ले लो। लेकिन बिमल रॉय वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। उन्होंने कहा कि देखिए, आई नो सलील वेरी वेल, वो सलील के साथ इसके पहले 5-6 फिल्में कर चुके थे बिमल रॉय, और उनको पता था कि सलील का क्या रेंज है, क्या कैपेबिलिटीज है, किस तरह का म्यूजिक देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो इसको हैंडल नहीं कर सकेंगे। तो एस डी बर्मन ने कहा कि सलील को ले आइए मेरे पास, वी विल टॉक एंड सिट टुगेदर एंड आई विल गाइड हिम एज टू व्हाट शुड बी डन। The fact is कि every single tune that was made for the songs, every single tune was made for the songs was approved and okayed by दादा बर्मन। उन्होंने बताया था कि ये सलील दा ने सारी ट्यून्स उनको सुनाई थी, बिमल रॉय ने सब ट्यून सुनी थी, ये पूछा था कौन सा गाना किसकी आवाज में रिकॉर्ड होना चाहिए, कौन सा इसके आवाज में, कौन सा किसकी आवाज में। All of it was okayed by Dada Burman, and then the Salil Chaudhary had used the tunes in the film. अब आपको इसकी बात बताता हूँ, आप कहेंगे ऐसा कैसे है वैसे है। मैंने सलील दा को पूछा था मैंने सलील दा को पूछा था, दादा की आपकी सारी ट्यून्स को तो एस डी बर्मन ने ओके किया था बिफोर दे वर गिवन इन द फिल्म, एंड बिमल रॉय ने ये कंडीशन रखी थी कि ट्यून्स हैव टू बी अप्रूव्ड बाय एस डी। सलील दा ने इसका जवाब मेरे को सिर्फ एक लाइन में दिया, उन्होंने कहा बट ही डिड नॉट चेंज एनीथिंग, दैट्स ऑल। उन्होंने मुझे कहा बट ही मतलब एस डी बर्मन, बट ही डिड नॉट चेंज एनीथिंग। सो उसका आप इसका मतलब जो भी समझ लीजिए, जैसा भी आप समझ लीजिए। तो सलील दा ने मुझे ये बताया, तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि द ट्यून्स वर ओकेड बाय एस डी बर्मन बिफोर द ट्यून्स वर अप्रूव्ड बाय बिमल रॉय को ज्यादा भरोसा एस डी बर्मन पर था देन, इवन दो सलील वॉज हिज ओन मैन। सलील को तो बॉम्बे वही लेकर आए थे ना, सलील उनका अपना घर का होम प्रोडक्ट था ना उनका अपना, बट स्टिल उनको लग रहा था कि इतना बड़ा कैनवस वो हैंडल नहीं करेंगे। सलील चौधरी ने बहुत ब्रिलियंट काम किया है इसमें, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बहुत ब्रिलियंट काम किया है। शायद ये सच है कि उनका कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी दादा को, मुझे नहीं पता। लेकिन ये पक्की बात है कि दादा ने ही सजेस्ट किया था कि इस गाने को मुबारक बेगम से गवाओ, इस गाने को मोहम्मद रफी से गवाओ। ये बर्मन दादा ने ही सजेस्ट किया था। ही वांटेड कि वो जो हम हाले दिल सुनाएंगे, वो आपको पता होगा कि देवदास में भी एक गाना मुबारक बेगम की आवाज में लिया हुआ है एस डी बर्मन ने,
उसी रोड रोड उसी उस पे चलकर, रास्ते पे चलकर उन्होंने कहा था कि मधुमती में भी अ, मुबारक बेगम का लेकर ये गाना गवाइए। लेकिन वो गाना पूरा फिल्म में मैंने तो पूरा देखा नहीं है। वो शायद थोड़ा सा मुखड़ा बजता है और उसी में गाना कट आउट हो जाता है, पूरा गाना शायद नहीं है फिल्म के अंदर। आप लोगों ने किसी ने पूरा देखा हो तो बता दीजिएगा, बट आई डोंट थिंक कि ये पूरा बजा था। हाँ, दो बीघा जमीन से ही तो बिमल रॉय और सलील की कोलैबोरेशन हुई है ना। सलील को तो वही बॉम्बे लेकर आए थे, बिमल रॉय ही लेकर आए थे। तो ये मुझे नहीं लगता ये पूरा बजा है फिल्म के अंदर गाना। लेकिन उसके बाद जो जॉनी वॉकर का गाना था, वो तो जरूरी बात है कि रफी साहब से ही गवाना था। तो वो रफी साहब के, हाँ यही आपने ठीक बताया, आगे तेरी मर्जी। तो ये रफी साहब से जॉनी वॉकर का गाना तो रिकॉर्ड करना था, बट टूटे हुए ख्वाबों ने के लिए सलील अगेन वांटेड आइदर मुकेश और एनएसडी बर्मन टोल्ड हिम डोंट डू दैट, गेट इट sung by रफी, बिकॉज nobody can sing the song other than रफी। सो ये सजेशन बर्मन दादा की चलती रही सारी फिल्म में, एंड अप्रूवल्स चलते रहे, एंड वी गॉट एक्सीलेंट म्यूजिक। इस फिल्म के अंदर आप अगर इसको फिल्म देखेंगे दोबारा तो आप बैकग्राउंड म्यूजिक को नोटिस करिए, बहुत ही साइलेंट है। मिनिमल यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और ऑर्केस्ट्रा, बिल्कुल मिनिमल। सारा काम वो पिक्चर की इमेजेस इमेजेस से काम करते हैं। आवाज साउंड की जरूरत नहीं पड़ती, और बहुत मिनिमल साउंड है और बहुत प्लीजिंग है। यू आर नॉट स्टन्ड, यू आर नॉट टेकन आउट ऑफ योर सरप्राइज और शॉक्ड, कुछ नहीं है ऐसा। हालांकि ईयरी फिल्म है, ऐसी फिल्म है जिसमें कि कहा जा सकता है कि भूत की फिल्म है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको शॉक करेगा या आपको लगेगा कि जोर जोर का म्यूजिक बजाकर या झटका दे देकर आपको डराया जा रहा है। इस तरह का इसमें कुछ प्रयोग ही नहीं है, कोई कोशिश भी नहीं है। बहुत साइलेंट, अच्छा सॉफ्ट म्यूजिक है सारी फिल्म के बैकग्राउंड में। बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने इस फिल्म की बैकग्राउंड का। अ, ये यस यू राइट, दिलीप कुमार एंटर्स प्रांस हाउस एंड देन द सॉन्ग स्टॉप्स इवन आफ्टर द मुखड़ा। तो ये जो इस फिल्म के बाद जो बैकग्राउंड म्यूजिक था, जो सलीलदा ने इसको हैंडल किया था, इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनकर ही चोपड़ा साहब ने उनको कानून का बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए इनवाइट किया था। बिकॉज कानून वॉज अ सॉन्गलेस फिल्म, और उसके अंदर एक बैले डांस था, लेकिन उसको चोपड़ा साहब ने इनवाइट ही किया था सलील को आफ्टर सीइंग द म्यूजिक ऑफ मधुमती। आइए अगला गाना सुनते हैं, फिर और आपको बातें बताऊंगा इसके बारे में। तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता। तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता। वो शीशा हो नहीं सकता, ये पत्थर हो नहीं सकता। हम हाल दिल सुनाएंगे, सुनिए कि न सुनिए। हम हाल दिल सुनाएंगे, सुनिए कि न सुनिए। सौ बार ये दोहराएंगे, सुनिए कि न सुनिए। सुनिए कि न सुनिए। हम हाल दिल सुनाएंगे। जी, मुबारक बेगम की खूबसूरत आवाज बहुत रेयरली यूज हुई है, कम यूज हुई है, बड़ा दुख होता है। इतनी प्यारी आवाज थी उनकी। एनीवे, Yes, वी हैव yes. दिस इन वॉइस ऑफ मुबारक बेगम, एंड वी हैव दिस इन द फिल्म। और पूरा गाना तो खैर अवेलेबल, तो रिकॉर्ड डिस्क पर तो अवेलेबल है ही, फिल्म में यूज नहीं हुआ था, और वो टुकड़ा ही यूज हुआ छोटा सा। ये सलीलदा को, ये भी, दिस वाज आल्सो बर्मन्स आइडिया दैट सॉन्ग शुड गो टू मुबारक बेगम। आई टोल्ड यू अबाउट दिस। और एक बात आपको बताऊं कि इस फिल्म के अंदर, अगर आपने, ये फिल्म, इस फिल्म के अंदर वैजंती माला वाकई बहुत खूबसूरत लगती है।
बहुत अच्छी लगती है। उसको बहुत भोली भाली और सिंपल और ऑलवेज स्माइलिंग। आपको पता होगा कि जब शुरू में दिलीप कुमार इस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी वॉइस में और बोलते हैं कि मुझे वो मधु मिली थी, एंड देन ही टॉक्स, वो दिखाते हैं एक वाइट बड़ा फ्लावर, फुल वाइट ब्लून फ्लावर, और वो पानी का चलता हुआ चंचल थोड़ा सा झरने का पानी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर, एकदम साफ। तो वो कंपेयर करता है फ्लावर और उस पानी के साथ, जो क्रिस्टल क्लियर वाटर है उसके साथ उसकी ब्यूटी को कंपेयर करता है, वैजंती माला की ब्यूटी को। और उसके बाद कैमरा उसके फेस के ऊपर आ जाता है, वयंतीमाला के फेस के ऊपर। ये जो कंपैरिजन है ना, ये इतना इतना रियली ट्रू लगता है ना जब आप इसमें वयंतीमाला को देखते हैं। ये इसकी खूबी है बिमल रॉय की, बहुत बहुत खूबी है बिमल रॉय की ये चीज। एक बात चल रही है तो मुझे ध्यान आया कि फिल्म के अंदर सीक्वेंस है जब प्राण जो है वो घोड़े पर वयंतीमाला को चेज कर रहा है, और वयंतीमाला छुप जाती है और चट्टान के नीचे जाके छुप जाती है, और वो प्राण जो है वो उसको और देख नहीं पाता तो लौट जाता है। तो पूरा जो पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक है वो सारा बहुत ही सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट्स कुछ थोड़े थोड़े पड़ते हैं, वरना घोड़ों की टाप ही सुनाई देती है सिर्फ, ओनली दी हॉर्स की हूफ्स यही सुनाई देते हैं, ये बैकग्राउंड म्यूजिक में यूज करता है। बिमल रॉय यहाँ पर क्या कर रहा है कि जैसे ही वो सीन खत्म होता है, ही टेक्स द कैमरा और ही टेक्स अ शॉट ऑफ दिलीप कुमार सिटिंग इन हिज रूम और ही स्टिल वर्किंग टायर्ड, और उनके पीछे से घोड़ा वापस आ गया। मतलब जो प्राण गया था दिलीप जयंती माला को चेज करने, वो लौट कर आ गया है। नाउ दिलीप कुमार ये देखता तो है कि वो लौट कर आ गया, ही डजंट नो व्हाट हैज हैपेंड, और वो शॉट वहीं खत्म हो जाता है, कोई डायलॉग कोई म्यूजिक कुछ नहीं है। उसके बाद एक शॉट आता है वैजंती माला के फेस का, वो अपने घर पहुंच चुकी है, और उसके फादर जो हैं जयंत जो है वो, उनके वहां सेंटर में धुआं जल रहा है, और वो आग को जलाकर अपने सिगरेट को, पाइप को, जो भी वो पीते हैं उसको जलाते हैं, और उसकी शक्ल वैजंती माला की आती है। इट शोज ऑन हर फेस दैट शी इज कंसर्न्ड, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है, कोई डायलॉग नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं है। और फिर शॉट मूव कर जाता है प्राण की शक्ल के ऊपर, और प्राण जो है वो अल्कोहल का ग्लास उठाता है एंड वो मुंह में लगा के पी जाता है, और उसकी आंखों में आपको वो लालच का ग्रीड दिखता है, आपकी आंखों में वो हवस दिखती है कि मुझे तो इस औरत को पकड़ना ही है, लेना ही है। वो बस एक छोटा सा शॉट है और कुछ नहीं है। तो ये जो मूवमेंट ऑफ अलग अलग छोटे छोटे शॉट्स को ज्वाइन किया है ना बिमल रॉय ने, ये आपको इस तरह से कहानी बयान करते हैं कि बड़ा मजा आता है देखकर कि क्या आर्ट है विमल रॉय का। बिना कुछ कहे सब कह देते हैं, कोई डायलॉग की जरूरत नहीं पड़ती, कोई म्यूजिक की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक 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 स्लाइड शॉट डाल डाल के वो अपना पूरा काम कर लेते हैं फिल्म के अंदर। ये बिमल रॉय की खूबी थी, बहुत ही खूबी थी उस इंसान की डायरेक्शन के अंदर। वैसे मैं ये मानता हूं कि मधुमती के मुकाबले में कोई भी इस तरह की क्या कहा जाए, एक्स्ट्रा पैरानॉर्मल फिल्म या जिसमें भूत या इस तरह की चीजें होती हैं, उनके मुकाबले की कोई फिल्म आज तक नहीं बनी, कोई आज तक नहीं बनी। ना ये आपको झटका देती है, ना ये आपको चिल्ला कर कुछ समझाती है, ना ये आपको साउंड बहुत ज्यादा बनाती है, ना कैमरा जर्क होता है, कुछ नहीं होता। ये अपनी स्टोरी और डायरेक्शन इतनी कंफर्टेबली फॉलो ऑन करते हैं, और वो आपके मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये फिल्म का क्लाइमेक्स आना शुरू होता है। तो इतना कंफर्टेबली, इतना प्यारे तरीके से डायरेक्ट की है विमल दा ने ये फिल्म, बहुत बहुत खूबसूरत की है उन्होंने। जी, इट्स चिलिंग, बिल्कुल चिलिंग तो होता ही है, ये तो एकदम रोंगटे, बता ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं फिल्म के देखते हैं तो। और एक बार देखिए तो दूसरी बार देखेंगे तो भी हो जाएंगे रोंगटे खड़े। ऐसा भी नहीं कि आपको स्टोरी पता है तो भी आपको लगेगा क्या है इसमें। फैंटास्टिक हैंडलिंग ऑफ दैट एपिसोड दैट ही हैज शोन इन द फिल्म। सुधाकर जी क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए। सुधाकर जी, यू वांटेड टू से समथिंग? नो नो नो। ओके, ठीक है। अब एक गाना, अच्छा, अब जॉनी वॉकर का गाना सुन लेते हैं जो कि उन्होंने, रफी साहब ने जॉनी वॉकर के लिए गाया था। अगेन, वंस अगेन आई विल टेल यू, वेरी प्रोमिनेंट रोल हैज बीन गिवन टू जॉनी वॉकर।
और इसमें कोई शक नहीं है कि ये रोल तो स्टोरी में लिखा ही गया है। अब उस रोल को, इसको एक कॉमेडी रोल बना दिया गया या कुछ और बना दिया गया, ये इट्स इट्स डायरेक्टर्स चॉइस। बट इट्स अ वेरी गुड रोल गिवन आउट टू जॉनी वॉकर, प्रोमिनेंट। मुझे नहीं लगता कि बिमल रॉय ने फिर जॉनी वॉकर को इस तरह कभी यूज किया है, बट मधुमती में तो किया है। वेदर दिस इज द फैक्टर व्हाई द फिल्म बिकेम सुपर हिट, के कॉमेडी कैरेक्टर भी है, आई मीन वी कैन नॉट एनालाइज इट लाइक दैट। लेकिन आइए जॉनी वॉकर साहब का, रफी का गाया हुआ गाना सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और कहानी बताऊंगा आपको। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। हम जो थोड़ी सी भी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। हम जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। रफी साहब का कोई कंपैरिजन था ही नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं था रफी साहब का। वो जिस तरह से जॉनी वॉकर के गानों को निभाते थे ना, उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। एकदम लगता था कि जॉनी वॉकर के लिए ही सिर्फ गाया हुआ गाना है। और जॉनी वॉकर की जिंदगी में अगर रफी साहब ना आए होते तो पता नहीं जॉनी वॉकर को इस किस्म की सफलता मिलती या ना मिलती। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि रफी वॉज एब्सोल्युटली जीनियस, एब्सोल्युटली जीनियस। सर वो जैसे डिलीवर करते थे ना गाने को, वाह, बड़ा मजा। हाँ महेंद्र जी बोलिए, पर प्लीज कीप इट शॉर्ट, बोलिए। सर सर, जो ये गाना है, ये शुरुआत में ऑल इंडिया रेडियो पे बहुत जमाने तक बैन रहा था। उस अब ये आलम था। बाद में 1969 में फिल्म शतरंज आई थी, तो उसके भी बोल यही थे, जंगल में मोर नाचा। हाँ, तो उसमें लता यही जी है। ने गाया था, किसने देखा। हालांकि वो गाना इतना मशहूर नहीं हुआ, ये बैन था तब आप इसकी तारीफ कर रहे हैं, हम सब इसको आज भी सुनते हैं। अच्छा सर, एक चीज और कि मुबारक बेगम के बारे में कहते हैं कि मुबारक बेगम जिस फिल्म में गाना गा देती थी, वो चाहे देवदास हो, चाहे हमराही हो, चाहे ये मधुमती हो, वो फिल्म हिट जाती थी। अब ये इट इज अ सेइंग, पता नहीं हकीकत क्या है सर। नहीं, थैंक यू सर। मुबारक बेगम की बहुत फिल्में हैं जिनके गाने फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं, ऐसी बहुत फिल्में हैं। आप दायरा देख लीजिए ना, सबसे उनका फेमस जो पहला गाना था, देवता तुम हो मेरा सहारा, कितनी फ्लॉप फिल्म थी वो। तो ये आप नहीं कह सकते। सो दैट इज अ वेरी रॉन्ग नोशन। एक आपको बात पूछता हूँ, बताता हूँ। ये बताइए, आप लोगों ने जिन्होंने ये फिल्म देखी है, अगर नहीं देखी है तो मेरी वो प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं ना डॉक्टर की, ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन समझ के इस फिल्म को देखिए। अगर नहीं देखी है तो यू मस्ट 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 वॉच दिस फिल्म, बिकॉज ये फिल्म ऐसी है ही नहीं कि इसको आप स्किप कर सकें। और यू विल नेवर रिग्रेट इट, ट्रस्ट मी, यू विल नॉट रिग्रेट इट। और अगर देखी है पहले तो दोबारा देखिए। ये बताइए कि इस फिल्म के अंदर वैजंती माला के ट्रिपल रोल है ना, और दिलीप कुमार का डबल रोल है, ठीक है। अब स्टोरी जो शुरू होती है बिगिनिंग से, वो एक दिलीप कुमार जो है वो हवेली में जाता है और कहानी बोलनी बतानी शुरू करता है। और कहानी जब बताता है तो पूरी कहानी खत्म हो जाती है, और पूरी कहानी खत्म होने के बाद वो फिल्म जो खत्म हो जाती है उसके बाद दिखाते हैं कि अब उसके पास ही हैज गॉन एंड सीन वैजंती माला वन मोर टाइम, सो ही इज मैरिड टू वैजंती माला इन द नेक्स्ट लाइफ ऑल्सो, ये बताते हैं वो हमें। लेकिन फिल्म की जितनी भी रेफरेंस है या स्टोरी है, उस फिल्म में ये सेकेंड लाइफ की, दिलीप कुमार के रीबर्थ की जरूरत कहाँ है। अगर वो ना दिखाते कि दिलीप कुमार का दोबारा बर्थ हुआ और उसको वैजंती माला मिली, ना दिखाते, सिर्फ वही दिखाते कि जो ओरिजिनल स्टोरी है उस फिल्म की, तो हमको प्रॉब्लम क्या थी, वहां भी चल जाता। इस पार्ट ऑफ स्टोरी को जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी इस फिल्म के साथ।
कि वो क्यों क्यों किसी के अपने पिछले जन्म का याद करके बोल रहे हैं। हमको उसकी जरूरत ही नहीं थी। हमको तो ये पूरी स्टोरी इसी में दिख जाती है कि वह उसके साथ क्या होता है मधुमती के साथ, और वो मधुमती की स्पिरिट ही आ जाती है इंस्टेड ऑफ द अदर वुमन कमिंग एंड टॉकिंग अबाउट इट, एंड देन शी गोज अवे एंड देन ही रियलाइज। और जब दिलीप कुमार ये रियलाइज करता है कि ये लड़की तो लेट आई है, वो तो मधुमती की स्पिरिट थी, तो हम लोगों के सबके गूज बम्स हो जाते हैं देख के कि अरे ये क्या डायरेक्शन कर दी इन्होंने, क्या कमाल बनाया है ये। बस मुझे नहीं लगता कि उसमें एक सेपरेट, आई डोंट नो, आई दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई मे बी रॉन्ग बट दैट्स व्हाट आई थॉट कि स्टोरी ऐसी हो। हाँ अरुण जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? हेलो। हाँ सुनाई बोलिए देता बोलिए, है? बोलिए अरुण जी। चलिए, कोई बात नहीं। हेलो। आ हाँ रही है हेलो सर? हेलो मत करिए ना, बोलिए। हाँ सर, उनका जो प्रेम रहता है वो अधूरा रहता है। हाँ ठीक है। तो वो एक रीजन हो सकता है, वो मतलब हाँ नेक्स्ट ठीक है, जनरेशन ठीक मतलब है। एक री मतलब आप ये इनकारनेट। कह सकते हैं कि ये पब्लिक या ऑडियंस की सेटिस्फैक्शन के लिए, कि हाँ पिछले जन्म का अधूरा प्रेम था, इस जन्म में पूरा हो गया, वो दिखाना चाहिए पूरा था, हो गया। तो लोगों को एक हैप्पी फीलिंग होगी। Yes, ये sir। हो सकता है, आप कह सकते हैं। हाँ। यहाँ जी राजू जी। Yeah, I got inspired to see Madhumati. I think it was in '71 when I saw this song, Ajare song, परदेसी। Paradesi, because I had gone to see Gutti. And Gutti के आखिरी में ये जब गाने दिखाता है, यस। because I've been hearing the song, but it never touched me that much when I saw it in Gutti on a big screen. And I think after a few years, किधर चल रही थी matinee show में, I went and saw Madhumati. I remember clearly well. It was maybe '73 or '74. But I got inspired to see Madhumati when I saw Gutti. गुड्डी, गुड आइडिया। गुड्डी और में गाना यूज किया गया था इसमें, सच है। हाँ Yeah, रिया जी indeed, क्या the कहेंगी, last song, बताइए। the last song. यस रिया जी। To come back to your point about why he chose to do that, in my mind, मुझे लगता है कि that angle of rebirth, it brings another aspect of paranormal into it, right? Because एक तो वो मधुमती जब आती है उनको बुलाती है, and he jumps up, they both jump off the cliff together, and it's like that tribute to true love or whatever. But when you come back to the current generation, it tells you that rebirth, and it gives a paranormal angle as well as a feeling of hope कि ओके चलो, एक इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में तो मिल गए वो लोग, दैट हैप्पी एंडिंग जो मिल जाता है, जो आपने कहा ऑडियंस के सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक कह रही हैं रिया जी। दैट मस्ट बी द रियल रीजन व्हाई इट हैपेंड दिस वे। कहिए चारू मित्रा जी, क्या कहेंगे? जी, मेरा रीजन थोड़ा अलग है। मैंने कई साल पहले देखी है और आपके कहने पे दोबारा देखूंगी। शैलेंद्र झा एक गाने में कहते हैं कि तुम संग जन्म जन्म के फेरे, भूल जी गए क्यों साजन मेरे। जी। तो ये उस एंड की प्री नोशन कह सकते हैं कि जहाँ कई बार शैलेंद्र साहब या अन्य गीतकार लिखते हैं कि जो आगे होने वाला है उसकी आहट रहती गीतों में। थैंक यू चारू पॉइंट मित्रा नंबर जी, 1। बिल्कुल पॉइंट नंबर बिल्कुल। 2, जैसे दिलीप कुमार उतरते हैं, वो कुछ एक्सीडेंट हुआ रहता है, वो ढूंढ रहे हैं अपनी पत्नी को प्रेजेंट जन्म में, और मॉडर्न ड्रेसअप में है, मतलब शहर के दिखाए हैं, वहां तो गांव के हैं। और दिलीप कुमार जो ही आता है और एक प्यारी सी स्माइल वैजयंती माला देती है, और इसको दिलासा मिलता है कि वो जिंदा है। वो हक करता है या मिलने आता है और कहता है, पता है हमारे जन्म जन्म का साथ है। और वो एक बहुत मीठी स्माइल देती है वैजयंती माला। तो आप देखेंगे कि निर्देशक का क्या है कि वैजयंती माला को लग रहा है कि ये तो सब पति प्यार से कहते ही है कि हमारा जन्म जन्म का साथ है, एंड ही लिटरली मीन्स इट। ही मीन्स इट इन दैट वे, जो कि हो चुका है, जो हमें पता है कि वो क्यों कह रहा है। हम सब उस वाक्य की डेप्थ को सारे ऑडियंस कनेक्ट कर पा रहे, लेकिन वैजयंती माला इस जन्म की पत्नी उस वाक्य को कनेक्ट नहीं कर पा रही है। उसको लगता है कि जैसे कहते हैं, अरे तुम तो चांद की सुंदर हो, मतलब वो तो कहते ही है पति, तो सारे पति तो कहते हैं कि हमारा जन्म जन्म का साथ है, तो वो प्यार में ऐसे ही कह रहा है। इट इज जस्ट अ डायलॉग फॉर हर, whereas we all audience plus Dilip Kumar literally mean this sentence. तो तो उसकी डेप्थ को दर्शाने के लिए चारू मित्रा जी, आज से चाहते हैं। पत्नियों को चाहिए कि बिलीव कर लें जब हस्बैंड कहते हैं जन्म जन्म का साथ। मैं तो करती हूँ, मैं तो करती हूँ। मुझे जब मेरे पति बोलते तू भी मेरी मीना कुमारी हो, तू भी मेरी शबाना हो, तो मैं बिलीव करती हूँ, मैं क्यों ना करूँ। मेरे फायदे की नहीं है ना वो तो। Why should
why should we not take compliments liberally? तो ये जो तो आपने actually, ठीक कहा, जो शैलेंद्र ने लिखा है ना, तुम संग जन्म जन्म के फेरे, हाँ, बिल्कुल और प्रोमिनेंट है उसके इस बाद फिल्म के मुस्कान लिए। देखिए, रजनी वाला की मुस्कान देखिएगा आप लोग, ठीक बात है। वो किलर मुस्कान है। मतलब वो कहती है कि हाँ मतलब मुझे बहलाने के लिए कह रहा है, हाँ, ऐसे मुझे पता है, ऐसे आई शी रिमेम्बर जस्ट, दैट। आई जस्ट लव दैट शॉट, और मैं यस, दोबारा देखूंगी फिर से ये। करेक्ट। जी, ये बहुत देखिए, ये जो पावरफुल सीन है, जो आपको पता है ना, वो फिल्म जरूरी था। स्टार्ट जब फिल्म स्टार्ट करते हैं बिमल रॉय, और वो बारिश हो रही है और गाड़ी चल रही है और वो हवेली में पहुंच जाता है, तो हर वो चीज होती है जो कि ईयरी फिल्म्स में हुआ करती है। हवा चल रही है बहुत जोर से, बारिश हो रही है, पर्दे उड़ रहे हैं, लाइट कभी डिम हो रही है कभी ब्राइट हो रही है, ये हर चीज होती है, कोई चीजें गिर रही हैं, कहीं पेंटिंग स्लिप करके गिर जाती है। ऐसी हर चीज होती है जो कि टिपिकली डरावनी ईयरी फिल्मों में होती है। मुझे ये नहीं पता कि इसके पहले ये सारा कुछ किसी और फिल्म में इसी तरह पैकेज किया गया। महल में थोड़ा अलग था, आई रिमेम्बर महल इस तरह पूरा नहीं था, बट इस फिल्म के अंदर वो इस पैकेज को प्रेजेंट करते हैं। और वो पैकेज को प्रेजेंट करने के बाद जब वो मेन स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, तो मेन स्टोरी में वो कहीं भी वो इस चीज को फिर एम्फेसाइज नहीं करते ना। अब वो जब फिल्म चल रही है और उसके बाद आपको एक ईयरी एटमॉस्फेयर देके वो मूड एक तैयार उन्होंने कर दिया। मूड तैयार करने के बाद अब हम आपको बाकी की कहानी सुना रहे हैं, क्योंकि दिलीप कुमार कहते हैं कि अब मुझे याद आ रहा है। और याद क्या आ रहा है वो, देन इट्स अ वेरी प्लेजेंट स्टोरी, बिकॉज इसमें जो वयंती माला का कैरेक्टर है वो बहुत ही प्लेजेंट कैरेक्टर है। बिल्कुल वो चंचल झरने की तरह का कैरेक्टर है वयंती माला का, और उतना ही निश्चल, उतना ही प्यारा, क्या कहे, प्योर एंड ब्यूटीफुल, उसमें प्यूरिटी है। तो वो आपको वैजंती माला में नजर आती है वो चीज। और दिलीप कुमार का भी, जो उसमें कैरेक्टर है और उसका जो गेटो है, उसका शो है, ही इज सो फ्रेश एंड गुड लुकिंग। ही इज वेरी फ्रेश एंड गुड लुकिंग, बहुत अच्छे लगते हैं इसमें दिलीप कुमार। और वैसे ही वैजंती माला आपको। और दूसरी चीज ये है कि जो इसमें इनका प्रेम दिखाया गया है ना, मोहब्बत बहुत अच्छी दिखाई गई है। कोई जरूरत नहीं पड़ती है कि हम झटके मारें या जप्पी मारें, या ऐसी कोई चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बस वो एक दूसरे को देख के मुस्कुरा के ही मोहब्बत हो जाया करती है। मोहब्बत तो ऐसे ही हुआ करती है ना, उसको शो ऑफ की जरूरत नहीं पड़ती। एक गाना और सुनते हैं ना, फिर बात करते हैं आगे, आइए। ओ बिछुआ हाय रे, पीपल छैया बैठी पल भर, ओ घर के गगरिया हाय रे, हाय रे, हाय रे, हाय ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ, ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ, ओ हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ, ओ हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ, ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ, ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ, कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ, कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ, ओ दया हरे मर गई। मन्ना डे ने एक बार बातें करते करते बताया था, मैंने खुद उनसे ये उनके मुंह से सुना है, और शायद ये उन्होंने अपनी बायोग्राफी में इसके बारे में कुछ लिखा हुआ भी है शायद। पर मन्ना डे ने बात करते करते बताया था कि जब सलील दा इस गाने की ट्यून बता रहे थे, समझा रहे थे, और नोटेशंस हमको बांटी गई थी और दिखाया गया था, और वो एक गा के, थोड़ा थोड़ा गा के हम करके बता देते थे और हम लोग उसको पिक करते थे। तो वो कहते थे कि जब लता इसको पिक करती थी और उसने जिस तरह से इस गाने को पिक किया था, वो कहते मैं हैरान रह गया था। मन्ना डे कहते हैं मैं हैरान रह गया था।
कि इतने कंफर्टेबली और इतने एबली लता ने इस गाने को पिक किया और इतनी अच्छी तरह परफॉर्म किया कि मेरा जैसे आई वॉज इन ऑ, कि मुझे ये देख के लगा कि कितना कमाल का गाना गाती है लता, कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं कभी मैच कर ही नहीं सकूंगा और मैं उसके बराबर गा ही नहीं सकूंगा। तो मन्ना डे ने ये खुद कहा हुआ है कि इस गाने में ही कुड नॉट बीट लता, ही कुड नॉट इवन कम क्लोज टू हर। तो लता की तारीफ तो इस गाने में करनी करनी ही चाहिए, की ही जानी चाहिए। मनोज जी आपने ठीक कमेंट कहा था कि अमेजिंग, अमेजिंग इफेक्ट। आई एम सॉरी, मेरे गले में कोई खराश हो गई है। आई विल यूज समथिंग फॉर माई वॉइस। तब तक एक गाना और सुनते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आइए। आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियाँ थक गई पंख निहार। आजा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियाँ थक गई पंख निहार। आजा रे परदेसी। यस, लताज प्राइम ब्यूटी। इस फिल्म को 12 नॉमिनेशंस मिली थी अवार्ड के लिए और 9 अवार्ड इनसे जीते थे फिल्म में। इसके अलावा नेशनल अवार्ड भी मिला था इनको बेस्ट फिल्म का, दैट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड फिल्म फेयर के तो अवार्ड 9 मिले ही थे इनको, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगिंग वगैरह वगैरह। लता को तो अवार्ड मिलना ही था इसके लिए। शी डिड अ ग्रेट जॉब, इसमें कोई डाउट नहीं। और मन्ना डे जैसा उन्होंने कहा है, अगर आप चढ़ गए हो पापी बिछुआ देखते हो या सुनते हो, तो आपको फील होता है कि लता हैज रियली परफॉर्म्ड मच सुपीरियर, मच बेटर, ये फील होता है हमको। तो मन्ना डे इज करेक्ट व्हेन ही इज प्रेजिंग लता, ही इज करेक्ट कि वो जैसे नोट्स को हैंडल करती थी और गाती थी, इट वाज वेरी यूनिक ऑफ हर टू डू इट लाइक दैट। तो हमेशा ऐसा ही होता है। अब ये जो कहानी है, जब ये आजा रे परदेसी गाती हैं, और ये फिल्म में 3-4 बार आता है ये गाना, टुकड़ों में भी आता है। टिपिकली जैसे कि किसी भी इस तरह की फिल्म में, जो भी पैरानॉर्मल फिल्म्स होती हैं, उनमें ऐसे गाने होते हैं जो कि कई बार आते हैं। बट सलीला हैज डन अ गुड जॉब एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब यहाँ पर एक चीज हमारे दिमाग में क्या आती है कि इवन दो हमको ये पता चलता है कि फिल्म में एक, जैसे हर फिल्म में होता है, यहाँ पर एक विलन है जो कि स्ट्रांग है, जो कि इम्पोजिंग है, जो कि अथॉरिटेटिव है और बुरा आदमी है। तो एक विलन है और एक बड़ी लाचार सी सिंपल सी लड़की है और एक सिंपल आदमी है, दोनों की मोहब्बत है, और ये विलन वैसा ही है। somehow और दी अदर फर्स्ट बेसिक ऑपोजिशन जो होती है, उससे वो जीत जाता है हीरो, और वो उसके फादर से अप्रूवल ले लेता है कि हम शादी करना चाहते हैं। ये एक सिचुएशन हमको यूं लगती है कि वी डोंट वांट देयर लव स्टोरी टू हैव एनी प्रॉब्लम्स। अगर आप फिल्म देख रहे हैं, आप ऑडियंस हैं, तो आपको लगता है कि इनकी लव स्टोरी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनका लव जो है, वो हम लोगों को, प्यार जो है इनका, वो हम ऑडियंस के दिल को जीत लेता है।
हमारे दिलों में असर करता है। हमको लगता है कि ओह, दे आर सो इनोसेंट एंड सो मच इन लव विद ईच अदर दैट दे शुड नेवर गेट सेपरेटेड। ये हमारे दिल में अपने आप आ जाती है बात, और हम इसको फील करने लगते हैं कि ये, वी डोंट वांट देम टू एवर बी सेपरेटेड। और विलेन को कुछ नहीं करना चाहिए। हमारा दिल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा दिल भी टूट जाता है जब हम देखते हैं कि ये विलेन के हाथों से उसको कुछ हो गया, मधुमति को वो मिल नहीं रही है, हमारा भी दिल टूट जाता है। और ये सच है कि हमारे लिए भी एक गुड फीलिंग जो होती है वो तभी होती है जब हम सेकंड लाइफ में दिलीप कुमार और विनती मालो को यूनाइटेड देखते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। तो ये उस कहानी का यही रेलेवेंस वहां पर बैठता है। लेकिन जब फिल्म चल रही है और जब हमको पता चलता है कि मधुमति हैज गॉन मिसिंग वंस शी एंटर्स दैट हवेली ऑफ प्राण, तब तक के लिए भी हमको स्टोरी को देखते हुए ये लगता है कि वी डोंट वांट द लवर्स टू बी सेपरेटेड। इतना प्योर और इनोसेंट लव हमको दिखता है ना इस फिल्म के अंदर। तो जब वो सेपरेट हो जाते हैं और दिलीप कुमार जो है वो बड़े दुखी हैं, तो वो टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आंखों ने गवाया है। कितना प्यारा गाना है ना ये, टूटे हुए ख्वाबों ने। फिर वही शैलेंद्र, फिर वही शैलेंद्र, हम ढूंढते हैं जिनको वो मिल के नहीं मिलते, रूठे हैं न जाने क्यों मेहमा वो मेरे दिल के। क्या कमाल शैलेंद्र थे ना। लौट आई सदा मेरी टकरा के दीवारों से। किनारों से, है ना। कितना दर्द है, कितना दर्द है इसके अंदर, और उतना ही दर्द रफी साहब की आवाज में और इस गाने में है। बहुत प्यारा गाना है ये। सुधीर जी, आप क्या कहना चाहते हैं, कहिए। जी आप अच्छा, थोड़ा शुरू में आपने बात कर रहे थे कि इस बिछुआ वाले गाने में लता जी की परफॉर्मेंस, और मैं याद करता हूँ जब मैंने पहली दफा ये गाना सुना था, और जो शुरू के अंदर लता जी बस 2-3 सेकंड में जो ओए 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 करती है, तो मैं मतलब लुट गया इस गाने के ऊपर सच में। इतनी सी बात पे लुट गया था मैं। आलाप, जो उनका आलाप है। नहीं, शुरू में वो है ना, ओए 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 ओए, चढ़ गए हो पापी थोड़ा बिछुआ सा। के शुरू में। हाँ हाँ, बस उतने में ही सब, मतलब मेरा तो ये गाने पे ऐसा लुटा, मैं क्या बताऊं आपको। ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। तो हम अब बात कर रहे थे टूटे हुए ख्वाबों ने, उस गाने को सुनते हैं। हम शैलेंद्र को एंजॉय करेंगे, हम सलिलदा को एंजॉय करेंगे, और हम रफी साहब की इन डेप्थ सिंगिंग को एंजॉय करेंगे। बहुत बहुत ही उम्दा गायकी है रफी साहब की। उस दुख को, उस दर्द को हम सच में जी पाएंगे जब हम उसको सुनेंगे। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ मोहम्मद रफी, आई थिंक। तो आइए इसको एंजॉय करते हैं गाने को, और फिर आगे बात करता हूँ। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आंखों ने गंवाया है। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आंखों ने गंवाया है। टूटे हुए ख्वाबों ने। क्या अपनी तमन्ना थी, क्या सामने आया है। वाह। बिमल रॉय जो थे, उन्होंने, उनकी 56 साल, 56 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। उनको थ्रोट और मुंह का कैंसर हो गया था। एंड yes, SDB insisted for Rafi on this song. Nobody can sing it like Rafi can. Nobody. तो उनको थ्रोट और गले का कैंसर हो गया था, और वो वैसे भी बिमल रॉय चेन स्मोकर थे, हमेशा स्मोक करते रहते थे।
बोलते बहुत कम थे। ही वॉज वन ऑफ दोज पीपल हु बिलीव्ड कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, अपनी बात को बड़े सिंपल छोटे तरीके से कम वर्ड्स में समझा देते थे। और डायरेक्शन भी जो देते थे तो बता दिया करते थे कि मुझे ये चाहिए, और जो आर्टिस्ट थे वो उस तरह से परफॉर्म करते थे और इंस्पायर करते थे कि हाँ इसको आप ऐसे करिए या आप अपना बेस्ट करके दिखाइए। तो कोई भी शॉट जो वो लेते थे, इट इज सेड कि वो 10 12 15 शॉट्स ले लेते थे, फिर जो अच्छा लगता था वो रिटेन करते थे। उनके एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी थे जो उनके साथ ही एडिटिंग करते थे, उन्होंने ही सीखा, बिमल रॉय से ही सीखा उन्होंने, क्योंकि बिमल रॉय खुद भी अच्छे एडिटर थे। बिमल रॉय अच्छे एडिटर थे ये पता चलता है क्योंकि इंडिपेंडेंटली उन्होंने 7 फिल्मों की एडिटिंग की हुई है, आउटसाइड प्रोडक्शंस की। बाहर की प्रोडक्शंस में 7 फिल्में ऐसी हैं जिसमें से 3 शायद अशोक कुमार ने बनाई थी, बट उन्होंने एडिटिंग की हुई है उस फिल्म का। दीदार जो है दिलीप कुमार की, उसकी एडिटिंग भी बिमल रॉय ने की हुई है। तो इस तरह उन्होंने एडिटिंग काफी फिल्मों की है, महल की एडिटिंग की हुई है, मेरी सूरत तेरी आंखों की एडिटिंग की हुई है। सो ही हैज बीन एन इंडिपेंडेंट एडिटर ऑल्सो। उन्होंने जिंदगी में 22 फिल्में डायरेक्ट की थी बिमल रॉय ने, अपनी शॉर्ट लाइफ के अंदर। 56 साल में डेथ भी हो गई, मगर उसी में उन्होंने 22 फिल्में डायरेक्ट की थी, और 7 और फिल्में ऐसी प्रोड्यूस की थी जो कि दूसरों ने डायरेक्ट की हैं, आउटसाइड डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट की हैं। सो ही वॉज वेरी एक्टिव एंड इन्वॉल्व इन फिल्म मेकिंग राइट थ्रू हिज करियर। 22 23 साल की उम्र में वो ज्वाइन कर गए थे न्यू थिएटर्स को, और 56 साल की उम्र में उनकी डेथ हो जाती है। तो इतने छोटे से करियर स्पैन के अंदर वो हमको इतना कुछ दे के गए हैं। हैट्स ऑफ टू दैट मैन। अगर आप लोगों ने बिमल रॉय की बाकी फिल्में नहीं देखी हैं, अगर आपने सुजाता, बंदिनी नहीं देखी हैं, परख नहीं देखी है, तो देखिए उन फिल्मों को, बहुत अच्छा लगेगा उन फिल्मों को देखकर। आपको लगेगा कि क्वालिटी सिनेमा क्या होता है, ये पता चलेगा, समझ में आएगा। सटल क्वालिटी सिनेमा कैसा होना चाहिए ये आपको दिखाई देगा, बहुत अच्छा है। और वो अपने कैरेक्टर्स में से को बिल्कुल हमारे नॉर्मल लाइफ की तरह जिया करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सुपर हीरोज हैं या सुपर हीरोइंस हैं, वो सब कुछ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं, और वो नॉर्मल कैरेक्टर्स को ही प्रेजेंट करते हैं और बहुत अच्छी तरह करते हैं। अब वो आप अगर इसके अलावा प्रेम पत्र देखते हैं या देवदास देखते हैं या आपने नौकरी देखी है, या एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है बिराज बहू, कामिनी कौशल वाली, अगर नहीं देखी है तो वो भी देखिए। बहुत ही फैंटास्टिक फिल्म है और बहुत अच्छी डायरेक्शन है फिल्म की। वो भी शरद चंद्र चैटर्जी की स्टोरी है, तो अच्छी लगेगी आपको, फिल्म देखेंगे आप। ऑब्वियसली ये क्योंकि अच्छी अच्छी स्टोरीज पिक करते थे और अच्छी स्टोरीज को ही बनाते थे। जैसा मैंने बताया आपको कि मधुमति ऋत्विक घटक की कहानी थी, तो ऋत्विक घटक की स्टोरी बहुत अच्छी थी, उस पर बनाई हुई थी कहानी। इसके जैसी इसके बराबर की कोई हमको स्पाइन चिलिंग फिल्म आज तक नहीं लगी। नेवर, नेवर टिल नाउ। 58 की बनी फिल्म है, आज तक हमने नहीं देखी, ना इस लैंग्वेज और इसके अंदर जेनर के अंदर, ना हमने हॉलीवुड में कोई देखी है स्पाइन चिलिंग जितनी ये लगती है। यानी हाँ, काबुली वाला बिमल रॉय की है, लेकिन डायरेक्शन उनकी प्रोडक्शन थी, लेकिन काबुली वाला की डायरेक्शन हेमंत गुप्ता ने की थी। हेमंत गुप्ता वही जिन्होंने आनंद मठ की डायरेक्शन की थी, सेम मैन। काबुली वाला इज प्रोड्यूस्ड बाय बिमल रॉय, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ जी, मोहब्बत के एपिटोम पे आ जाते हैं, ठीक है। द एपिटोम ऑफ लव, मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक डुएट्स। और इसकी सॉन्ग पिक्चराइजेशन में ऐसा लगता है जैसे इश्क मोहब्बत ऊजिंग थ्रू एवरी फ्रेम, हर फ्रेम में से बरस रही है, इश्क मोहब्बत बरस रहा है। और कैसा होना चाहिए, इतना सॉफ्ट, इतना प्यारा, कि यही तो है वो फीलिंग जो हम सबके दिल में होती है। हम सबके दिल में यही फीलिंग होती है। ना हमको बॉइस्ट्रस होने की जरूरत पड़ती है, ना हमको दिखाने की जरूरत पड़ती है, यही वो फीलिंग होती है जो हमारे अंदर। वन ऑफ द बेस्ट एवर डुएट्स क्रिएटेड इन द फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, आप कहेंगे कि ये पोलिश फोक म्यूजिक के ऊपर बेस किया था, ये था वो था, वो सब कुछ ठीक है। हमारे पास जो एंड रिजल्ट आता है ना, वो हमको बहुत अच्छा लगता है। वो जब
दिलीप कुमार अपना अंतरा गाता है, आप देखिए फिल्म को। गाने के बाद जब वयंतीमाला अपना वर्स गाने शुरू करती हैं तो दिलीप कुमार की वॉक जो है, ही इज वॉकिंग अवे फ्रॉम वयंतीमाला। ही इज नॉट ट्राइंग टू कम टू हर एंड होल्ड हर और एम्ब्रेस हर, और ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन when they have to sing the duet, he again comes back and they're standing close by and they're singing the last antara together as they have both got to voice the antara. क्या कमाल पिक्चराइजेशन थी विमल रॉय की, किस तरह की मोहब्बत को वो समझते थे, ये सोचिए आप कि कितनी डेलिकेट होता है ये फीलिंग, कितनी डेलिकेट फीलिंग होती है। जब हम इस गाने को देखते हैं तो ऐसा ही लगता है। और एक्सट्रीमली इंजॉयबल एक्टिंग बाय बोथ दिलीप कुमार एंड वयंतीमाला, बहुत ही उम्दा एक्टिंग। उतना ही अच्छा दिलीप गुप्ता का कैमरा वर्क है, बहुत प्लीजिंग कैमरा वर्क है, एकदम परफेक्ट है। आइए इस गाने को सुनते हैं। ये मेरा लास्ट चॉइस थी, आई सिंपली लव दिस सॉन्ग, तो मैंने इसको लास्ट के लिए रखा था। गाना एंजॉय करते हैं, फिर विल एनीबडी कैन टॉक एनीथिंग दे वांट। आइए। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारे हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। बिफोर आई से एनीथिंग, प्रदीप जी बोलिए क्या कहेंगे। ये अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ दरअसल पीयूष जी, खैर जो बातें आपने बताई हैं अभी तो उसी से उबरना मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन मुबारक बेगम के बारे में जो आपने जानकारी दी थी, मेरा मुबारक बेगम जी से मिलना हुआ था मुंबई में, और वो बहुत बीमार चल रही थी, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। जी। तो उन्होंने 2 गानों के लिए बड़ा अफसोस जाहिर किया था। एक तो मधुमती फिल्म में जो उनका पूरा गाना नहीं लिया गया, और एक प्रेम रोग में राज कपूर ने वो रिकॉर्ड करवाया जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उनको रिकॉर्ड किया। 1 टेक रिकॉर्डिंग हुई और वो फिल्म में जगह नहीं पा पाया। तो उन्होंने कहा कि एक अरसे के बाद मैंने गाना गाया था और उसे फिल्म में जगह नहीं मिली, और फिर उन्होंने रिपीट किया यही कि मधुमती में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तो बहुत वो मायूस दिखी थी। बस यही कहना था। थैंक यू प्रदीप जी। लेकिन उनका गाना तो रिकॉर्ड में और डिस्क में तो चला ही है ना, मधुमती का गाना पॉपुलर तो हुआ ही था, रेडियो में भी बजता था, तो पॉपुलर तो हुआ था, कम से कम ये तो अच्छा है। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, कहिए। एनीबडी वांट्स टू से समथिंग, प्लीज लेट मी नो अपने। हाँ हाँ बोलिए निरंजन जी, आप बोलिए पहले। जो ये फिल्म मधुमती बनी थी, ये एक टाइप का लैंडमार्क मूवी थी। तो अभी तक तो जो कलाकार उसमें थे कोई नहीं बचा है। एक वैजयंतीमाला, शी इज 92 years old, यस। and I had the opportunity to meet her in Paris at UNESCO. She was parliamentarian, and she was representing India in UNESCO. अच्छा। At that time, I was there in UNESCO, so I had the pleasure of meeting her. Thank you. तो कोई बात की आपने या जस्ट हेलो और हाय? हेलो हाय भन्ने, ठीक है, दैट्स ओके। क्योंकि फिल्म की बात तो नहीं कर सकते थे ना उस वक्त, तो हाँ ठीक है, मैं ऑफिशियल समझ सकता हूँ, डेलीगेशन। मैं समझ सकता हूँ। हाँ जी राजू जी, क्या कहेंगे? Yeah, I had read some time back, quite a long time back, that when Bimal Roy had told Dilip Kumar that he has signed Salil Chaudhary and Shailendra, Dilip Kumar wanted Shakil Badayuni as the lyrics. So then Bimal Roy told him, okay, we are going ahead with one song. You listen to this song and then we take a call. So I guess the first song was Aajare Pardesi. And after hearing that song, then Dilip Kumar just kept quiet and did not interrupt with anything. That's what I read somewhere long time back. I don't know how far it's true.
आई डोंट बिलीव दैट राजू जी, बिकॉज बिमल रॉय का अपना सेट माइंड था। उन्होंने तो देवदास के लिए तो साहिर को यूज किया था। He would not have gone to Shakil for this film. Also, Salil Chaudhary was comfortable with Shailendra. Salil Chaudhary has never worked with Shakil. So ये सोचना कि ऐसा होने वाला था, और तब तक एस डी बर्मन और शकील की भी कोई जोड़ी नहीं बनी थी। That if he was asking S D Burman to give the music, he would have still retained Shailendra, because Shailendra S D Burman were working very well together. So ये सब ठीक है, their stories. And another thing, one second. There was one movie which was released in Bimal Roy Productions in 70s, which was completed by Rishida. Am I right? So that was Chaitali. Yeah, starring Sarah Banu. Yeah, correct. Dharmendra, Sarah Banu and Dharmendra or somebody like that. Yeah, Sarah Banu and Dharmendra. Yeah. So was that film started with Bimal Roy as a director and Rishida completed? No. उनके जो टीम के लोग थे, उनको उन्होंने इनकम देने के लिए फिल्म बनाई थी कि उनको पार्टनर, सबको कुछ पैसे मिलने चाहिए। बट फिल्म बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। I think it was completed by Rishikesh. It was something like completed that. by Rishikesh Mukherjee, but it was a flop. It did not work well. Yeah, it was a big flop. Yeah, The story was lying with the Bimal Roy department, but they never could not make the film. Yeah. Okay. Yeah. हाँ जी, रिया जी आप कुछ कहेंगी? रिया जी चली गई हैं? चलिए अरिंदम जी आप बताइए क्या बताना चाहते हैं। अरिंदम जी। पीयूष जी नमस्कार। नमस्कार अरिंदम जी, बताइए, बहुत दिनों बाद आप मिले हैं। हाँ बड़े दिनों बाद, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे अभी हूँ, मैं मतलब अटेंड नहीं कर पाता हूँ। मैं इंडिया से 3.5 घंटा आगे हूँ अभी, जैसे इस समय सुबह के 1:45 बज रहे हैं। तो खैर आज मधुमती के चलते और आपके शो है तो इसलिए, और खास करके इसके जो गाने हैं, जो दो रफी साहब के जो 2 गीत हैं, वो मेरे बहुत ही पसंदीदा है। और मैंने कहा कि एक बार आज तो जाग ही लेते हैं, आज मधुमती के लिए आज दे देते हैं। ठीक है, बताइए। नहीं बस ये मधुमती वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, और ये एक होता है ना ऑल इनका सर्वांग सुंदर, मतलब सब कुछ इसमें परफेक्ट फिट बैठा है, इसलिए ऑल टाइम क्लासिक इसलिए बना है। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टोरी राइटिंग बाय ऋतिक घटक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, एंड with all the directorial skills of Bimal Roy and camera and music and lyrics और singers, तो obviously परफेक्ट जिसे कहते हैं ना, तो मतलब इससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकते ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ। थैंक यू, आपके शो बड़े दिनों बाद अटेंड किया, बड़ा अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अरिंदम जी, थैंक यू। मैं आपसे एक सलील चौधरी की बात शेयर करना चाहता हूँ बिफोर आई गो टू अदर पीपल। जो बात नहीं कर रहे हो प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए, नहीं तो डिस्टरबेंस होती है। सलीला ने मुझे बताया था कि मधुमती के बाद ही उनको बाकी प्रोड्यूसर्स ने फिल्में देनी शुरू की थी। मधुमती तक उनको जो बाकी बॉम्बे के नॉर्मल प्रोड्यूसर्स थे वो फिल्में नहीं देते थे। जो आईपीटीए वाले प्रोड्यूसर्स थे, यानी कि लेफ्टिस्ट वर्कर्स के साथ अटैच थे, लेफ्टिस्ट थ्योरी के साथ अटैच थे, इप्टा आईपीटीए जो थी, पीपल थिएटर्स, उसके प्रोड्यूसर दे देते फिल्म, लेकिन दूसरे बाहर के प्रोड्यूसर्स नहीं देते थे। और उनको सारा जो सक्सेस मिला उसके बाद, दैट वाज ओनली आफ्टर मधुमती। सो मधुमती ही सेड मेड माय करियर, एंड मधुमती के जो गाने थे वो बहुत सालों तक इट स्टिल गेव हिम अ गुड इनकम। जो वो रिकॉर्ड्स उसके बनते थे, बिकते थे, इट गेव अ गुड इनकम टू सलील चौधरी इवन आफ्टर उन्होंने हिंदी फिल्मों में म्यूजिक नहीं दिया, तब भी बहुत अच्छा उनका चलते थे गाने ये। सो उनको इस फिल्म से ही बहुत सक्सेस मिला था, मधुमती से ही। सलील चौधरी बताया करते थे इस बात को कि मुझे उसके बाद ही प्रोड्यूसर्स ने चांस दिया था। दे डिड नॉट ट्रस्ट मी बिफोर मधुमती, दे थॉट आई कुड डू गुड। तो उनको जो फिल्में बाहर की मिली हैं सब मधुमती के बाद ही मिली हुई है। हाँ जी, गांधी जी आप क्या कहना चाहते हैं? मिस्टर गांधी आप क्या कहना चाहते हैं? अनम्यूट योरसेल्फ।
जी सॉरी, ये एक सॉन्ग का शायद पता नहीं आपने डिस्कस किया है या मैं मिस किया, ये जो नेपाली फोक सॉन्ग पे बेस्ड था, हाँ, ये कांची रे कांछा रे कांची लाई। कांची, तो उसमें एक मेल वॉइस भी यूज किया है ना, नए नए राजा की नई टकसाल है। हाँ जी, हाँ जी, तो रिकॉर्ड में उसका मेंशन किया गया कि वो गुलाम मोहम्मद ने गाया है, जी फीमेल जी वॉइस आशा भोसले एंड सविता बनर्जी। जी। सो इज दिस गुलाम मोहम्मद द सेम गुलाम मोहम्मद इज म्यूजिक डायरेक्टर और इज नहीं सम अदर नहीं गुलाम? नहीं, दिस इज गुलाम मोहम्मद हु वाज वर्किंग ओनली एज एन इंस्ट्रूमेंट प्लेयर विद सलील दास टीम, तो उनको यूज किया था। ही इज नॉट द म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम। हाँ, बिकॉज ये काफी मैंने कंफ्यूजन था लोगों में। हाँ, और इसमें सविता और और एक, आशा की आवाज है, और जो दूसरा है वो द्विजन मुखर्जी का गाया हुआ है, हाँ अच्छा, तन जले मन एंड जलता रहे। हाँ, बट वो पिक्चर में शायद वो भी नहीं था, तंजले वो फिल्म में बुडो नहीं था, अडवाणी फिल्म पे। में बैकग्राउंड में कहीं पर एक दो टुकड़ा सुनाई देता है, छोटा सा पीस। नहीं, जहां तक मैं आपके ही कई पहले का प्रोग्राम में सुना था कि बुडो अडवाणी पे पिक्चराइज किया गया था, एंड समहाउ बिमल रॉय फेल्ट दैट कि दिस इज नॉट फिटिंग इनटू दैट सीक्वेंस, सो ही हैज deleted this, for which बुडो अडवाणी was a bit upset. अच्छा, आई एम नॉट श्योर अबाउट, डिड आई से दिस सम टाइम टू यू? I आई think I डोंट थिंक heard सो, from बिकॉज आई people. डोंट नो दिस स्टोरी। इनफैक्ट आई थॉट कि बूडो अडवाणी का कैरेक्टर ही नहीं होना चाहिए था फिल्म में। इट वाज नहीं, नॉट वो जो रिक्वायर्ड। जब वो भूत वगैरह को ये करते हैं ना, हाँ जॉनी वॉकर हाँ, उसको लेके आता है, वो so that कैरेक्टर was नहीं a very होना चाहिए odd था फिल्म thing. में, जरूरत ही नहीं थी। But the song was a bit popular, although it was हाँ, not there. सॉन्ग वाज पॉपुलर, ठीक बोल रहे हैं आप। हेलो। हाँ जी, सुधाकर जी क्या कहेंगे बताइए। Well, thanks for the lovely program. थैंक यू। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, इस फिल्म में बिमल रॉय का लव फॉर नेचर, दैट इज एविडेंट थ्रू द फिल्म, चाहे वो उनके सॉन्ग पिक्चराइजेशन हो या फिर जो मतलब पंछियों की आवाज से पता कर रही थी कि कोई आ रहा है, कोई खतरा है। All these things are shown very well. Other from the subtle direction, love for nature is also very evident. That is what I thought. नहीं, बिमल रॉय की ये चीजें, सटल डायरेक्शन और लव फॉर नेचर, बाकी फिल्मों में भी दिखाई देती हैं। बंदनी में भी दिखाई देती है, परख में भी वो एक छोटा सा फूल है, फूल का फ्लावर की ड्रॉप है, उसी में उसका कान का झुमके जैसा लगता है। वो अपना नेचर का लव उनका हर जगह दिखाई देता है। After Madhumati. Even before Madhumati also you can see it. You can see his love for nature. For the first time I realized it. ठीक है, that's okay. But it was Hello? there. Evidently it was very much there. His love for Hello, nature was Piyush ji. very much there. हेलो हेलो अरे क्यों हेलो बोल रहे हैं बीच में जब हेलो, हम बात कर रहे हैं? मैं जयंत। जी जी, जयंत जी बोलिए, क्या हेलो। बोलना चाहते हैं? मैंने वैसे चैट में लिखा है, मैंने सलील चौधरी का एक इंटरव्यू सुना था जी जिसमें उन्होंने ये घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के, इसका जो ट्यून है वो उन्होंने किसी रशियन मार्चिंग सॉन्ग से लिया है। अच्छा, और इवन और उन्होंने वो गा के भी बताया था, वो बीट भी बताया था कि ये ला 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 रे ला, ये मार्चिंग सॉन्ग है, कोई रशियन मिलिट्री मार्चिंग सॉन्ग है। और उसमें और बाद में ये चंदा ट्यून और जो है, बिजली का गाना है जयंत जी, ये बाग में कली खिली। नहीं, ये जो घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के है ना, वो भी ट्यून वो उन्होंने कहा था मार्चिंग है, और बाग में कली खिली वो भी सेम ट्यून है, ऑलमोस्ट नियर बाय ट्यून, ये दोनों मार्चिंग सॉन्ग है। ठीक है, चंदा और सूरज, नॉट चंदा और बिजली, चंदा और सूरज। ठीक है, थैंक यू जयंत जी। हाँ, और कोई कुछ कहेंगे? एनीबॉडी हैज टू से समथिंग? हाँ, सुनील जी आप कहिए पहले, फिर अरुण जी के पास आते हैं। सर मैं आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू वन थिंग। आपने इस एपिसोड में आपने एक अच्छा कंसेप्ट किया कि एक मूवी को लेके आपने उसके पूरे मूवी मेकिंग के बारे में और सॉन्ग्स के बारे में आपने डिस्कस किया है। आई रिक्वेस्ट यू टू डू सिमिलर थिंग इन फॉर अदर मूवीज लाइक मेरे महबूब, मुगले आजम, maybe Anarkali, because that will I mean, apart from taking a particular musician or a singer, if you can depict something like making of a movie and then fitting the songs and like that, some interesting
things coming out of that, while making the movie and all. If you could cover up, it will be excellent thing. सुनील जी, मेरे महबूब इज अ वेरी enjoyable film and lovely Sir. music. लेकिन undoubted. मुगले आजम इज सच अ हैवी फिल्म कि मैं पता नहीं दोबारा देखना चाहता हूँ कि नहीं देखना चाहता. मैं पता नहीं करूंगा Only कि नहीं करूंगा. songs with maximum guide. Only songs with maximum like songs. On songs like only movies which have got many songs. Like earlier the movies had a lot of songs in the thing. No? That's those things can be covered. Anarkali or sort of. एक सिंगल गाना भी तो मैंने किया था ना. मैंने आई हैव डन प्रोग्राम ऑन जाल का गाना, जो मैंने पूरा हेमंत कुमार का गाना ये रात ये चांदनी पर पूरा प्रोग्राम किया हुआ है. अच्छा, पुराने ठीक है सर. यूट्यूब में जाके देखिए उस गाने को, आप एंजॉय करेंगे उस प्रोग्राम को भी. Okay. हाँ जी अरुण जी. सर जी 2-3 बातें हैं जी. ये आजा रे परदेसी, इस गाने का जो पिक्चराइजेशन है, ये पूरा लॉन्ग शॉट ही दिया है पिक्चर में. शायद थर्ड इसमें उसको क्लोजअप में दिखाते हैं वैजयंती जी. माला को. वो बहुत ब्यूटीफुल है. जी बिल्कुल ठीक कहा आपने जी. और इटरनल लव स्टोरी के बारे में 2 फिल्में और थी सर. एक तो बैजू बारात की 1953 की, और 1959 में बैजू गूंज उठी शहनाई. ये 3 फिल्में इटरनल, मतलब जो इनोसेंट लव स्टोरी है, के लिए तीनों फिल्म ऑलमोस्ट यस, तीनों म्यूजिकली बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग फिल्म है. म्यूजिकल हिट है. They are और very good. विमल दा का एक स्पेशलिटी है सर. विमल दा एक ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर है जिन 4 बार उनको बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है. 2 बीघा जमीन, मधुमती, सुजाता और बंदी. जी. ये यूनिक उनके नाम पे रहेगा. ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने. He deserved all of them. यस सर. He deserved all of बहुत ही टैलेंटेड है. them. बिल्कुल बहुत टैलेंटेड थे. थैंक यू. हाँ जी हरदीप जी, क्या कहेंगे? सर कहने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन आपने पूरी फिल्म दिखा दी मेरे को. दैट इज द फर्स्ट पार्ट कि पूरी फिल्म हमने देख ली. दूसरा गाना तो एंजॉय करते ही रहते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि इस फिल्म के जो स्टोरी लाइन है, इससे मुतासिर होकर कम से कम 25 फिल्में बन चुकी हैं री इनकारनेशन के ऊपर. कोई बराबरी नहीं जैसे कर आप सका, कोई बराबरी नहीं कर सका. जैसे आपने बाजी के बारे में कहा था कि बाजी से इंस्पायर होकर कम से कम 30 फिल्में बन चुकी हैं. जी. तो दीज आर वेरी इंस्पायरिंग मूवीज. और ये एक बहुत आपसे फिर कंफर्मेशन चाहूंगा कि सचमुच बर्मन दादा ने रफी के लिए रिक्वेस्ट किया था टूटे हुए ख्वाबों के लिए. जी. बर्मन दादा ने कहा था कि रफी को ही बुला के गाना गवाया जाए. व्हाट ए फीलिंग रफी साहब हैज पुट सर. सुपर्ब. सुनने को अच्छा लगता है. यस सर. सर मेरा फेवरेट प्रोग्राम था बिनाका, तो उसका मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा. जी. बिनाका में इस फिल्म के 4 गाने बजे थे. अच्छा ठीक है. नंबर 5 पे था सुहाना सफर और ये मौसम हसी. नंबर 7 पे था दिल तड़प तड़प के कह रहा है. उसके बाद में 21 नंबर पे चढ़ गए पापी बिछुआ. अच्छा. और सबसे सरप्राइजिंग बात है कि 28 नंबर पे आ जा रे परदेसी. अच्छा. ठीक है. मतलब बड़ी अजीब बात है कि कैसे गाने सिलेक्ट होते थे पता नहीं. आजा रे परदेसी 28 नंबर पे होता है, चढ़ गए पापी बिछुआ 21 नंबर पे. बट ठीक है, वो लोग का अपना तरीका है. बट आई हैव रियली एंजॉयड द फुल मूवी. आज आपकी तरफ से फुल मूवी देखी और मैं कई बार इसको टीवी पे देख चुका हूँ, और मैं फिर देखना पसंद करूंगा. देयर इज नो वे आउट. बिल्कुल ठीक कहा. बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा. हरदीप जी, आपने ठीक कहा. बिल्कुल इमॉर्टल फिल्म है, कई बार देखी जा सकती है. सुधाकर जी, आपने ठीक कहा कि 7 अवार्ड्स मिले हुए हैं इनको, बिमल रॉय को. ठीक पॉइंट किया आपने. एंड सीता जी, यू आर राइट दैट बाग में कली खिली वाज यूज्ड इन चम्मीन इन मलयालम. I have got the song. I got a cassette of that song. I have heard it and I know the song. और कोई कुछ कहेंगे? Anybody has to say something? जी राज जी बताइए. Madhumati was 53, 54, sir? 58. And 15 years later,
a low budget movie, and Salil Chaudhary's music, Choti Si Baat, super hit film. Choti Si Baat, yes. And Salil Chaudhary contributed a lot for that success of that film. No, he came Hats off back to with, him. no, he came back with Rajnigandha. Yeah, Salil Rajnigandha, Chaudhary yeah, came back correct. with Rajnigandha and then Choti Si Baat. Choti Si Baat, yeah. Rajnigandha and Choti Si Baat, both. Yeah, hats off to him, Talented, really. सलील चौधरी तो talented थे ही ना, उनके बंगला गाने भी हम बहुत Yeah, enjoy करते हैं. Very nice music. You know, they say in business, as businessmen, if you can't do your own balance sheet, you can never be a good, successful businessman. And in music, I feel if you cannot do your own background music, you can never be a successful musician. And Salil Chaudhary was really a successful He was musician. a master at background music, real master. Yeah, Ittefaq yeah, is also yeah. Salil Chaudhary. Yeah, Salil Chaudhary, yeah. Yes, Ittefaq. And I think Kohinoor also, no? I don't know कोहिनूर है कि नहीं है. कोहिनूर तो नौशाद की थी ना. Naushad हाँ himself was नौशाद good at background music. Naushad was No, very good. sorry, Kanun. Kanun was Salil Chaudhary. I already mentioned it. Yeah, Kanun, yeah. Hats चलिए off to और him. Thanks for a lovely program. Thanks for a lovely program. Thank you. और कोई कुछ कहेंगे? Should we wind up? Sir, if I may add, Yes, Zita Salil ji. Salil Chaudhary was also known for chorus. Yes. So उनके पूरे गाने में chorus used to be his signature. Yes. So if you watch any of these compositions, the chorus stands out, and then it has a unique place in his compositions. Very correct. So Very true. Yeah. Thank you. Very true. ठीक है जी, फिर next time मिलते हैं. My next program would be on 4th of April. I haven't decided my subject yet. वो notification में आपको मैं subject भेज दूंगा, ठीक है? And bear with me till then. और 4th को same time, same link, we will meet together again. Thank you very much for joining me. Thank you for your comments and thank you for your support. फिर मिलते हैं. चलिए, thank you. Thank you.